नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। चंपावत के पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा ने टनकपुर कोतवाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीते 28 जनवरी को टनकपुर के बीच क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के पास से बरामद हुए अनजान युवक महिला के शव के बारे में खुलासा करते हुए बताया कि महिला मुस्कान भोजपुर की रहने वाली थी। पोस्टमार्टम में मृत्यु की वजह हत्या होना बताया गया है। महिला की पहचान को लेकर जांच की गई, जिसमें पाया गया कि महिला भोजीपुरा क्षेत्र की निवासी थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भोजीपुरा थाने में दर्ज कराई गई थी। महिला मुस्कान अपने पति रिजवान के साथ टनकपुर क्षेत्र में आई थी। महिला के पति से पूछताछ की गई, जिसमें उसने कबूल किया कि उसने ही शक की वजह से अपने पति की हत्या की। वहीं उसको हत्या के उद्देश्य से ही यहां लाया गया था और यहां मौका देखकर उसने अपनी पत्नी के दुपट्टे से ही उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी रिजवान के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जनवरी को रेलवे ट्रैक के नीचे कलवर्ट के पास में जो डेड बॉडी मिली थी, तो वो उस समय अननोन डेड बॉडी थी। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि उसका पहचान हो जाए, वो है कौन, कहां से आई है, कैसे आई है। जब उसको पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें हत्या की एक तरह पुष्टि हुई, जिसके आधार पर हमने यहाँ पर धारा 302 में टनकपुर में FIR भी दर्ज कर ली थी और हमारी टीम लगातार इन्वेस्टिगेशन में इसमें लग गई थी। तो उसमें अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले ही उसे जो मृतका है उसका पहचान हो पाई। वो भोजीपुरा की रहने वाली मुस्कान के नाम से पहचान हो पाई। जब उसमें और गहराई से इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला कि वो अपने पति के साथ में यहीं टनकपुर में आई थी और एक जगह रुकी थी और उसके घटना के एक दिन पहले यहाँ आई थी। जब उसके पति से पूछताछ की गई तो उसने ये बात कबूल की कि वो हत्या के ही उद्देश्य से घुमाने के लिए उसको यहाँ पर लेके आया था और उसके बाद वो रेलवे ट्रैक के पास में ले जाके दुपट्टे से उसकी गला घोंट के उसकी हत्या कर दी थी। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र की अध्यक्षता में ब्लॉक सभागार में आयोजित तहसील दिवस में 58 शिकायतें दर्ज की गई। तहसील दिवस में जनता ने अपनी बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि सहित तमाम समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। साथ ही उन्होंने शीघ्र निस्तारण की मांग की। सीडीओ डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना और अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए। प्रस्तुत हुई है और इनमें से लगभग 60% समस्याओं को मौके पर निस्तार किया गया है। बाकी में कुछ में जिसमें जांच की आवश्यकता है या जिसमें समय लगने की संभावना है, उसके लिए संबंधित विभाग को निर्देशित किया जा रहा है। मंगलवार को गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार बीटीसी परिसर के निकट निर्माणाधीन यात्रा ट्रांजिट कैंप का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने देखा कि अभी भी ट्रांजिट कैंप को निर्माण जो है उसका पूरा नहीं हुआ है। 15 अप्रैल तक उन्होंने निर्माण कार्य पूरा करने की तिथि निर्धारित की थी, मगर इस तिथि तक निर्माण कार्य पूरा होकर ट्रांजिट कैंप यात्रा प्रशासन के हैंडवर्क होना मुश्किल है, जिसको लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जताई। गढ़वाल कमिश्नर ने बताया कि 13 अप्रैल को 4 धाम यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले सभी जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं को लेकर बैठक निर्धारित की गई है, जिसमें 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया जाएगा और जिस भी विभाग की कमी और लापरवाही बैठक के दौरान सामने आएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये जो 4 धाम यात्रा का जो कार्यालय है यात्रा संगठन का, इसमें पंजीकरण की व्यवस्था और अन्य सुविधाएं हैं, उनकी तैयारी के संबंध में आज दोबारा निरीक्षण किया है। 13 तारीख को हमारी बैठक में जिलाधिकारियों के साथ 4 धाम यात्रा की होने वाली है। तो इसमें देखा गया जो कमियां रह गई थी उनके विषय में चर्चा हुई है। अब अधिकतर काम अंतिम चरण में पहुंच गया है, लेकिन जो फिनिशिंग टचेज हैं, जो आखिरी कुछ बिंदु हैं, उन पे ही विचार हुआ है। हमने अभी थोड़ा 15 तक तो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन बहुत अधिक आगे भी नहीं जाएगा। देखिए, इसमें एक संयुक्त टीम गठित की गई है नगर निगम की, पुलिस की और राजस्व विभाग की। तो उसमें अभी हमने अतिक्रमण हटाना स्टार्ट भी कर दिया है। तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। जो अवैध अतिक्रमण है उसको यात्रा स्टार्ट होने से पहले पूरी तरह हटा दिया जाएगा, ताकि ट्रैफिक की व्यवस्था भी सुचारू रहे। देखिए, कोयल घाटी से और जो हमारा चंद्रभागा तक है, ये तो चिन्हित ही है, जो मेन रोड है हमारी। बाकी की हमारी जो भी साइड की रोडें हैं, जो ऑफ रोड्स हैं, वहां पर भी जहां पर भी हमें लगता है कि अवैध अतिक्रमण की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था में हलल होगा, तो उसको हम वैशाली के उपलक्ष्य में सिख समुदाय के लोगों ने विशाल नगर कीर्तन जयनगर गांव से कालीनगर होता हुआ माता साहिब कौर गुरुद्वारा परिसर तक एक नगर कीर्तन किया। आपको बता दें कि बैसाखी सिख धर्म का प्रमुख त्योहार है। इसी दिन गुरु गोविंद सिंह ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना की थी, जिसको लेकर माता साहिब कौर गुरुद्वारा परिसर में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और
3 दिन तक कथा कीर्तन, विशाल भंडारे एवं मेले का आयोजन किया गया। बलजीत सिंह ने बताया कि गतका सिख युद्ध कला है जो कि परंपरा और पारंपरिक रूप से सिखों को गुरु गोविंद सिंह से पूर्व भी अन्य गुरुओं ने सिखाई थी। उसी का प्रदर्शन इस नगर कीर्तन के माध्यम से किया गया, जिसके कि लोग आत्मरक्षा के लिए प्रेरित हो। दिनेशपुर के पूर्व चेयरमैन काबल सिंह ने बताया कि नगर कीर्तन में सभी धर्म जाति समुदाय के लोग शामिल हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर बैसाखी पर्व मनाते हैं। टीम है, सारे बच्चे रुद्रपुर के हैं और ये आज वैसाखी के पर्व को मुख्य रखते हुए उससे पहले दिनेशपुर में नगर कीर्तन ये निकाला गया है। इस नगर कीर्तन के अंदर हमारी सेवा लगी है, जिसमें हमने ये गतके के अखाड़े के कर्तव्य दिखाए। ये एक सिख मार्शल आर्ट है, जैसे और भी आर्ट्स है, टाई कमांडो है, वैसे ही सिखों को एक मार्शल आर्ट गुरु साहिब की तरफ से मिली है, सिख मार्शल आर्ट। तो ये हमारे बाबा कश्मीर सिंह जी द्वारा चालू किया था। बहुत ही धूमधाम से बनाया जाता है। हर क्षेत्र से हर वर्ग के लोग आते हैं। इसमें बाबा बचन सिंह जी महाराज, जिनका हमारे मेन गुरु हैं, और बाबा गुरजंट सिंह जी और इस टाइम बाबा गुरुदेव सिंह जी। बैसाखी का पूर्व तो आप जानती हैं, बैसाखी का पूर्व एक ऐतिहासिक पूरी दुनिया का एक बैसाखी का मेला हर जगह बनाया जाता है। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम मंगलवार को देहरादून पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में जल्द याचिका बांटे जाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने सचिवालय के पास ओबीसी मोर्चा के एक कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं मीडिया से बातचीत कहा कि केंद्रीय नेतृत्व के पास सूची भेजी गई है। आगामी दिनों में जल्द से जल्द कार्यकर्ताओं को दायित्व बांटे जाएंगे। उन्होंने लोकसभावार प्रत्याशियों के चयन में परिवर्तन और रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा को फिलहाल जल्दबाजी बताया। जिस भी महापुरुष ने देश को, समाज को कभी भी किसी काल में दिया है, उसका धन्यवाद करना हमारा कर्तव्य बनता है और उनकी ऊर्जा, उनकी बातों को जनता में पहुंचाना, ये हमारा कर्तव्य रहता है। और आप अगला प्रश्न 22 तारीख को पूछने वाले हैं। चैती मेले में झूले पर फ्री में बैठाने से मना करने पर 2 युवकों ने अपने ही साथियों के साथ झूला संचालक को मारपीट कर घायल कर दिया, जिसके बाद मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर उन्हें न्यायालय के सामने पेश किया गया। अब 7 अप्रैल की घटना है और ये वीडियो जो ही हमारे संज्ञान में आया, तत्काल हमारे द्वारा ITI थाने में 307 में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसके अलावा 323, 506 की धारा लगी है और इसमें कुछ अभियुक्त वीडियो देख करके हमने इनको शिनाख्त करी है, जिसमें कुल 6 लोगों की हमारे द्वारा अभी तक अरेस्टिंग आज ही कर दी गई है, जो सुखचैन सिंह, दिनेश, विजय सिंह, रविंद्र, गुरुदेव और बलदेव सिंह हैं। ये सारे के सारे लड़के केला बनवारी के हैं और चूंकि इनको कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया गया था, इनके द्वारा शांति को चुनौती की दी गई थी और ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं एक अव्यवस्था उत्पन्न हुई थी, जो कि CCTV कैमरे में भी स्पष्ट दिख रहा है। इसका हमने संज्ञान लिया और इस घटना को पूरी गंभीरता से मानते हुए ये 307 की धारा इसमें पंजीकृत करी गई है। 6 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है। जो लिस्ट अभी और आइडेंटिफाई है उनको भी हमारे द्वारा शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा और आज इनको जो गिरफ्तार है सबको माननीय न्यायालय के समक्ष। तो विवादित बयान की जांच उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री BC खंडूरी और उनके पति केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण पर जा पहुंची। दरअसल कोटद्वार से विधायक और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने दुर्गापुरी में खुली शराब की दुकान को लेकर कोटद्वार की मेयर हेमलता नेगी को जिम्मेदार ठहराया, जिसके बाद कांग्रेसियों ने उनका पुतला फूंकते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। इधर अब इस मामले में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र नेगी ने ऋतु भूषण खंडूरी के पिता और पति को भी टारगेट किया है। माननीय हमारे बहुत ही सम्मानित BC खंडूरी जी की पुत्री हैं, जो मेजर जनरल रिटायर हैं, यहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। या तो उनका कुछ नशा होगा या फिर अपने पतिदेव जो IAS अफसर के सम्मानित पोस्ट पर हैं। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि जो खंडूरी जी की जो एक सरलता थी और उनका सोच जनता के प्रति थी, वो कहीं भी नजर नहीं आई उनकी बिटिया में। और शायद इससे उन्होंने अपने पिता को भी एक किस्म से उनकी पहचान पर
खबर रानीखेत से है, जहां दिल्ली का मोटर मार्ग की ओर आ रहा वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वहीं इस हादसे में चालक की मृत्यु हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि यह हादसा बीते दिनों हुआ था। वहीं जांच के लिए आज संयुक्त मजिस्ट्रेट, आरटीओ और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने सड़क सुरक्षा के माध्यम से ट्रैफिक और सड़क के मानकों को देखा। एक्चुअली 6 अप्रैल को एक टैक्सी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक चालक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हुए। उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग आज साइट विजिट कर रहे हैं, जिसमें आरटीओ ऑफिस से आरटीओ साहब आए हुए हैं और हमारे पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर सब आए हुए हैं। हम इंस्पेक्ट ये कर रहे हैं कि क्या यहाँ की रोड। बागेश्वर के पहाड़ों में खंडहर हुए घरों में अब गुलदार रहने लगे हैं। ऐसा एक मामला उत्तराखंड के सिरकोट से सामने आया है, जहां एक पुराने खाली घर में गुलदार ने 30 शावकों को जन्म दिया। सिरकोट गांव में गुलदार के 3 शावक मिलने से गांव में अफवाह मच गया है। आनंद फानन में ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने के बाद टीम ने पहले ग्रामीणों को वहां से दूर किया और ट्रैक कैमरा लगाकर शावकों को उसी स्थान से छोड़ दिया। गुलदार के शावकों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वन विभाग के बैजनाथ रेंजर ने बताया कि मादा गुलदार ने अपने 2 शावकों को वहां से शिफ्ट कर दिया है। फिलहाल एक शावक अब भी उसी स्थान पर है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही उस शावक को भी उसकी मां जहां है वहां शिफ्ट कर देगी। कोऑपरेटिव विभाग उत्तराखंड को वित्तीय वर्ष 2022-23 में कोऑपरेटिव बैंकों का शुद्ध लाभ 70 करोड़ और सकल लाभ 184 रुपए हुआ है। विभाग की इस सफलता पर विभागीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और सहकारिता सचिव डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने खुशी जताई। आपको बता दें कि साल 2023-24 में बैंक अधिकारी शुद्ध बढ़ाकर 100 करोड़, सकल लाभ 200 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के सभी कोऑपरेटिव बैंक 70 करोड़ के शुद्ध लाभ में है। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंकों के प्रबंधों को निर्देशित किया गया है कि 70 करोड़ के शुद्ध लाभ को 100 करोड़ रुपए करें और सकल लाभ 200 करोड़ रुपए करें। जो बैंक शाखाएं घाटे में है उन्हें दूर कर शिफ्ट किया जाए। करोड़ की ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है और नेट प्रॉफिट हमारा 70 करोड़ हुआ है। इससे हम लगभग इनकम टैक्स भी 35 करोड़ रुपए हमने जमा किया है। ये आज तक उत्तराखंड की रिकॉर्ड है। इतना अच्छा बिजनेस हमारे कोऑपरेटिव बैंकों ने किया है। सो इससे ये दिखाता है कि हमारा यहाँ पर जो फार्मर्स को है जो ऋण वितरण अच्छी तरीके से हो रहा है और वो लोग ऋण वापसी भी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। सो दैट लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी ने अपने सांसदों को और अधिक सक्रियता के साथ कमजोर बूथों के सशक्तिकरण के अभियान में जुटा दिया है। मंगलवार देर रात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बीजेपी सांसदों की बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम सहित सांसद भी मौजूद रहे। पार्टी संगठन ने तय किया कि कार्यक्रमों में बीजेपी के सांसद और अधिक सक्रियता के साथ नजर आएंगे। इसके अलावा मन की बात कार्यक्रम को लेकर भी रूपरेखा तैयार की गई। दरअसल लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने की कवायद में जुटी है और इसी के मद्देनजर बीजेपी का पूरा फोकस चुनाव पर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ हुई सांसदों की बैठक महत्वपूर्ण रही। लोकसभा का चुनाव तो स्वाभाविक रूप से सांसदों की गतिविधियां बढ़े, इस दृष्टि से बैठक का बड़ा महत्वपूर्ण हमारी कल की बैठक थी और मुख्य रूप से ऐसे हमने पहले ही 25 बूथ दिया सांसदों को देकर 100 बूथ विधायकों को दिए। तो 25 बूथों पर कार्यक्रम और धीरे धीरे 100 के 100 बूथों पर उनका जाना हो और उस दूसरे कार्यक्रम का ध्यान किया जाए। इसके साथ हमने भी तय किया है कि अब जो भी सांसदों कार्यक्रमों को शक्ति केंद्र और बूथ स्तर पर उनके कार्यक्रम तय करेंगे। अभी जो वर्तमान हमारे जो कार्यक्रम बूथ सशक्तिकरण कार्यक्रम है तो बूथ सशक्तिकरण। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय से नगर निगम देहरादून तक पैदल मार्च निकालकर निगम के घेराव किया है। बता दें मलिन बस्तियों को मालिकाना दिलाने और मेयर सुनील उनियाल गामा की अर्जित की गई अकुल संपत्ति के आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। अब कांग्रेस कार्यकर्ता नगर निगम घेराव करने पहुंचे तो लेकिन बड़ी मात्रा में पुलिस बल भी वहां तैनात किया गया था, जिसके चलते नगर निगम का मुख्य गेट बंद कर दिया गया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गेट के बाहर ही रोक दिया गया। जिसके बाद आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा गेट पर चढ़कर और धक्का मुक्की कर गेट को खोल दिया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना और महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह मोगी भी प्रदर्शन में मौजूद रहे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक मलिन बस्तियों को मालिकाना हक नहीं दिया जाता तब तक कांग्रेस द्वारा इसी प्रकार प्रदर्शन किया जाता रहेगा। देखिए, बहुत समय से हम लोग अपने मलिन बस्ती के मालिकाना हक की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें मालिकाना हक नहीं मिला है।
इसके लिए महानगर कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस सभी साथी आज हम लोग मार्च कर रहे हैं। और भी साथ में मुद्दे हैं, जैसे कि 2017 में जो 18 में जो चुनाव हुए थे तो 40 नगर निगम के जो नए वार्ड जुड़े थे, उसमें शासन और सरकार ने ये कहा था कि 10 वर्ष तक किसी तरह का भी कोई डोमेस्टिक और कमर्शियल टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन वादा खिलाफी करते हुए इन्होंने कमर्शियल टैक्स लगाने का काम किया है। इन सभी चीजों का विरोध करते हैं। साथ ही साथ जो हमारे डेली बेस के कर्मचारी वहां नौकरी कर रहे हैं उनको। और देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र वित्त पोषित हेल्प योजना का शुभारंभ पशुपालन विभाग उत्तराखंड कर रहा है आयोजन। योजना के अंतर्गत पशु सखियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की शिरकत। इस दौरान पशुपालन मंत्री सौरभ बगुणा रहे मौजूद। पशुपालन विभाग की ओर से सचिव वर्षा जोशी भी रही मौजूद। तो ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर हेल्प योजना का शुभारंभ किया गया है। केंद्र वित्त पोषित योजना है। इस दौरान पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा मौजूद रहे। पशुपालन विभाग की अपर सचिव वर्षा जोशी भी मौजूद रही। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। इस दौरान पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा भी शामिल हुए। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर हेल्प योजना का शुभारंभ किया गया है। पशुपालन विभाग उत्तराखंड इस योजना का आयोजन इसने किया है कार्यक्रम का। और योजना के अंतर्गत पशु सखियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। तो वहीं इस दौरान पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा भी मौजूद रहे। हल्द्वानी में कुमाऊं महोत्सव की आखिरी शाम बॉलीवुड स्टार पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल के नाम रही, जिन्होंने शानदार प्रस्तुतियों से हजारों लोगों का मन मोह लिया। कुमाऊं द्वारा महोत्सव में बॉलीवुड स्टार पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल प्रस्तुति देने हल्द्वानी पहुंचे थे, जिनके सुरीले गाने सुनकर लोग झूम उठे। पवनदीप और अरुणिता को सुनने के लिए हजारों लोग एमबी इंटर कॉलेज ग्राउंड में पहुंचे थे। और 7 अप्रैल से शुरू हुआ कुमाऊं महोत्सव का बॉलीवुड स्टार नाइट के साथ ही समापन हो गया। इस दौरान पवनदीप राजन ने कहा कि वे आयोजनों के इस प्रोग्राम से बेहद खुश हैं और साथ ही उनके प्रयास की सराहना भी करते हैं। उन्होंने पहाड़ के सभी कलाकारों को एक मंच देने का काम किया है, जिससे कि उत्तराखंड की लोक कला और लोक संस्कृति को दुनिया भर तक पहुंचाया जा सके। पवनदीप राजन ने युवाओं से कहा कि आप भी मेहनत कर मुकाम हासिल कर उत्तराखंड का नाम रोशन करें। पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड में ऐसा महोत्सव हुआ और हमें अपने घर में ही परफॉर्म करने का मौका मिला। और आप लोग ने मौका दिया कि यहाँ आके आप सभी लोगों के सामने लाइव परफॉर्म करें। हम बहुत टाइम से इंडियन आइडल के बाद बहुत पूरे दुनिया में घूम रहे हैं, पर अपने घर आने का मौका बहुत देर बाद मिला, तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे आज परफॉर्मेंस देके बहुत खुशी हो रही है। और अभी तो मेरी बारी आने वाली है, अभी अरुणिता जी गा रही है। और नए उभरते हुए कलाकारों के लिए क्या संदेश है पवनदीप? दादा यही है कि सबको मेहनत करनी पड़ेगी और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सबको किसी भी क्षेत्र में है तो प्रैक्टिस करना है बहुत ज्यादा। कितना अच्छा लग रहा है उत्तराखंड आके अपने राज्य में? मैं तो घर आ रहा हूँ सोच रहा था, शो भी नहीं लग रहा था मुझे तो, क्योंकि चंपा जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र अंतर्गत तहसील परिसर में विधायक आदेश चौहान और कानूनगो के बीच खसरे को लेकर विवाद हो गया। लगातार मामला तूल पकड़ता जा रहा था। वहीं क्षेत्रीय विधायक ने कल धरने के दौरान तहसील में तालाबंदी का आह्वान किया था, जिस पर प्रशासन ने मंडी समिति परिसर में धारा 144 लगा दी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दिया। सुबह क्षेत्रीय विधायक अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ नारेबाजी करते हुए तहसील पहुंचे। वहीं क्षेत्रीय विधायक और जिलाधिकारी जसपुर, तहसीलदार, क्षेत्राधिकारी काशीपुर के बीच मामले के समाधान को लेकर बातचीत की गई, जिससे विधायक ने मीडिया से बातचीत में बताया कि अधिकारियों से कहा गया है कि वो व्यक्ति प्रभारी कानून को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो 2018 में जेल जा चुका है। रिश्वत के आरोप में जिस पर आश्वासन दिया गया कि उसे तत्काल कानूनगो के पद से हटा दिया जाएगा, सिर्फ पटवारी के पद पर रहेगा। विधायक जी ने वही बात रखी थी कि जो प्रभारी कानूनगो है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तो जो प्रधान है कमरुद्दीन, उनके द्वारा एक शिकायती पत्र दिया गया है। उसमें जांच करने के बाद ही जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बार संघ ने भी एक प्रस्ताव दिया है कि प्रभारी कानूनगो जो कि पूर्व में विजिलेंस के उसमें भी ट्रैप किया गया था, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तो उसमें भी जांच की जाएगी, जल्दी हो सके, क्योंकि कल पहले ये वार्ता की जाएगी, यानी कि दोनों ही पक्ष अपने साक्ष्य देंगे, उसके उपरांत ही। खबर उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र से है, जहां जसपुर विधायक आदेश चौहान और राजस्व निरीक्षक के विवाद का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बीते 2 दिन पहले जसपुर विधायक और राजस्व निरीक्षक कानूनगो सुशील जुनेजा के साथ में खसरे को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद कानूनगो ने थाने पहुंचकर विधायक और उसके साथियों के खिलाफ
तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। बीते दिन विधायक आदेश चौहान अपने समर्थकों के साथ तहसील कार्यालय के बाहर कानूनगो के खिलाफ कार्रवाई को लेकर धरने पर बैठे थे और कार्रवाई न होने पर विधायक ने तहसील पहुंचकर तालाबंदी करने की बात कही थी, जिसके बाद उप जिलाधिकारी जसपुर ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंडी परिसर में धारा 144 लागू कर दी है। यहाँ पर शुरू होता है जब एक खसरे की नकल मांग दी जाती है, तो उसमें हमारे संज्ञान में ये भी आ रहा था कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो किसी और के नाम से खसरा ले जाते हैं और ये भी संज्ञान में कि यहाँ पर भू माफिया लोग हैं जो काम कर रहे हैं, वो इस टाइप के काम ज्यादा कर रहे हैं कि किसी और व्यक्ति की खसरा लेके जाते हैं और उनको बेच रहे हैं। तो इसी के उसमें यहाँ पर यही हुआ था कि कोई प्रधान है जो अपने किसी रिश्तेदार को लेके आए थे, तो उनके द्वारा खसरा मांगा गया था और जब खसरा देने के लिए पहली बार, हालांकि वो ये जानकारी में आ रखा है कि खसरा लगभग 2 घंटे बाद उनको जारी हो गया था। जिस पारिवारिक कानून को हमारा उसके खिलाफ हमने जो बात की तो उसमें क्योंकि सीओ मैडम भी है, तहसीलदार भी रहे, हमने कहा कि वो प्रभारी नहीं रहना चाहिए क्योंकि 2018 में वो जेल जा चुका है रिश्वत के आरोप और उसका खुला खेल यहाँ भी शुरू हुई। तो उन्होंने कहा कि मुझे कल तक का समय दो, लेकिन प्रभारी उसे काम से आज ही अवमुक्त कर देगा, पटवारी रहेगा, वो कानून को नहीं देगा। एक आश्वासन उन्होंने ये दिया। दूसरा मैंने कहा भाई जो हमारे लोगों ने शिकायत की उनके भाई पैसा लेते हैं उसकी जांच अति शीघ्र हो और जो दोषी हो उस पर कार्रवाई। और ये जो यहाँ दलालों का अड्डा बना हुआ है हर पटवारी कार्यालय कि ये सब हटने चाहिए। तो वो कह रही कि आज पटवारी को लेटर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी के एक होटल में मिलेट्स 2023 के अंतर्गत आयोजित क्षमता और अवसर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल भी मौजूद रहे। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मिलेट्स पूरी दुनिया को दिशा देने वाला राष्ट्र भारत आज विश्व में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष को मिलेट वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। परंपरागत रूप से आने वाले श्री अन्न के प्रोत्साहन के साथ ही इसको आसानी से बाजार भी मिल रहा है। इस सम्मेलन में देश भर के मंत्रीगण, प्रतिनिधि और वैज्ञानिक मौजूद हैं और इसका लाभ पहाड़ी क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा। इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इस 3 दिवसीय सम्मेलन में 15 से अधिक राज्यों के मंत्री, वैज्ञानिक और प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं और इस सम्मेलन में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए विचार विमर्श किया जाएगा। भारत आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया को दिशा देने वाला भारत बन रहा है, जहां एक तरफ G20 की अध्यक्षता हमारे देश को मिली है और उसके सफल आयोजन हो रहे हैं, वहीं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष को मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया है और लगातार देश के अंदर जो मिलेट हमारा परंपरागत रूप से उत्पादित होने वाला अन्न है, श्री अन्न है, उस अन्न का लगातार कहीं न कहीं प्रोत्साहन भी हो रहा है, लोगों को मार्केट भी मिल रही है और जो गरीब लोग जिस अन्न का उत्पादन आसानी से सदियों से करते आए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के अंदर इंटरनेशनल मिलेट कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की थी और वहीं आज यहां पर मसूरी में मुझे, जिसमें आज 15 से अधिक विश्व के प्रतिनिधि, मंत्रीगण, डेलीगेट्स और वैज्ञानिक यहां पर आए हैं, उसको करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। ये पहले कॉन्फ्रेंस कहीं और हो रही थी, कोसाम का चेयरमैन होने के नाते मैंने उसका रिलीज लिया और मैंने फैमिली साथ। विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खोले जाने हैं। कपाट खुलते ही भगवान बद्री विशाल का अभिषेक तिलों के तेल से किया जाएगा। ये तिलों का तेल नरेंद्र नगर स्थित राजमहल में सुहागिन महिलाएं अपने हाथों से पिरोती हैं। राजा मनुजेंद्र शाह, महारानी माला, राज्य लक्ष्मी शाह और राजपुरोहित आचार्य कृष्ण प्रसाद उनियाल की उपस्थिति में तिलों के तेल को पिरोया। गाडू कमल कलश नरेश नगर से चलकर ऋषिकेश स्थित चेला चेतराम धर्मशाला पहुंचेगा और 13 अप्रैल को श्रद्धालु गाडू कलश के दर्शन को जिला चेतराम धर्मशाला में पहुंचेंगे, जिसके बाद कलश यात्रा श्रीनगर के लिए रवाना हो जाएगी। 23 अप्रैल तक श्रीनगर के निकट लक्ष्मी नारायण मंदिर डिम्बर में गाडू कलश की पूजा अर्चना होगी। 24 अप्रैल को गाडू कलश जोशीमठ के नरसिंह मंदिर पहुंचेगा। 25 अप्रैल को कलश यात्रा आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी से होते हुए
योग बद्री मंदिर पांडुकेश्वर पहुंचेगा। 26 अप्रैल को गाडू कलश बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएगा, जिसके बाद 27 अप्रैल को विधि विधान से भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। जैसे कि हर साल गाड़ू घड़ी का जो परंपरा होता है हम लोग करते आए हैं सालों से, और हम पूरा स्टेट भी इस बार जो बद्रीनाथ का कपाट खोलने की तैयारी में है, सब लोग मिलकर कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से सरकार भी कर रहे हैं। हमारा करने का कर्तव्य हम यहाँ कर रहे हैं। और क्योंकि ये गाड़ू घड़ा का जो होता है इट्स अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ अ थिंग, जो देखिए आज भी हम लोग कर रहे हैं, हाथ से निकालना बिल्कुल जैसा कि गांव में कूटना वगैरह होता है, ये कर रहे हैं जब तक हम लोग कर सके। हम लोग श्री बद्रीनाथ डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत के प्रतिनिधि के तौर पे जो डिमरी पुजारी, जो बितला बड़वा, जो भगवान का जो जहाँ मंदिर है वो बितला बड़वा बोलते हैं उसको, उसके प्रतिनिधि के लोग हम 5 लोग यहाँ पे आए हैं। डिम्मर गांव जो हमारा डिमरियों का मूल पुजारियों का गांव डिम्मर है, हम डिम्मर से यहाँ पे प्रस्थान किए हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य यहाँ पे ये होता है कि आज के दिन का एक तो यहाँ पे जैसे सुहागिन महिलाओं के द्वारा, जो हमारी नरेंद्र नगर क्षेत्र की सुहागिन महिलाओं के द्वारा यहाँ पर तिलों का तेल महारानी के सानिध्य में पिरोया जाता है। वो तिलों का तेल जब हम भगवान बद्री विशाल को जिनका नित्य अभिषेक होता है, सुबह जब पूजा होती है, पूजा के उपरांत अभिषेक होता है, अभिषेक के बाद ऋषिकेश में हरिद्वार रोड स्थित कोयल घाटी के पास एक ही रात में 2 दुकानों के अंदर चोरी होने के मामले सामने आए हैं। चोर ने एक दुकान के पीछे का दरवाजा तोड़कर कार की 2 बैटरी चोरी की है, जबकि दूसरी दुकान की ताला तोड़कर सिगरेट की डब्बे और 2000 रुपए नगद यहां पर चोरी किए हैं। सुबह दुकान के ताले टूटे हुए दिखाई देने के बाद चोरी होने का मामले का खुलासा हुआ। दुकानदारों ने पुलिस को जानकारी देकर मौके पर बुलाया। कोतवाल खुशीराम पांडे ने बताया कि चोरी का मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें एक युवक चोरी की वारदात करते हुए देखा गया है, जिसकी पहचान संदीप भट्ट के रूप में हुई है, जो गंगानगर ऋषिकेश के रहने वाला है। पुलिस ने आशुतोष नगर तिराहे से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से चोरी किया गया सामान भी पुलिस ने बरामद किया। पूछताछ करने के बाद आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल पहुंचा दिया है। रुड़की के आईआईटी में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने शिरकत की। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष बीजेपी शोभाराम प्रजापति भी उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान दीप प्रज्वलित कर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम आयोजकों ने मंत्री रेखा आर्या को शॉल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सम्मेलन में छाए छात्र छात्राओं को संबोधित किया और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित भी किया। उन्होंने कहा कि आज के समय में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सभी क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में पीएम मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें महिला सशक्तिकरण को बल मिल सके। होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ की प्रोफेसर सीता जी के आमंत्रण पर मैं यहाँ पर पहुंची। निश्चित रूप से हमारे ऐसी बहुत सारी महिलाएं जो कि आईआईटी रुड़की में अध्ययनरत हैं और आगे चल के सेवा करेंगे, तो उनके मध्य में एक व्याख्यान जो कि महिला सशक्तिकरण को लेकर रखा गया था, उसी सेशन को जो है आज मैंने अटेंड किया। निश्चित रूप से अपने अनुभव को उनके साथ मैं शेयर किया। निश्चित रूप से उनसे संवाद करते हुए इस बात की बेहद खुशी हुई कि वो जिन संस्थान से पढ़ी हुई है, जिन संस्थान में आज। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।